बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ यानी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, गुज़िश्ता हफ्ते से लेके इस हफ्ते तक कहानियों में बहुत सारे ट्विस्ट आए हैं और अगर हम मुल्क की सतह पर, मुल्क की सियासी सतह पर बात करें तो एक भौचाल सा आया हुआ है और ख़ास तौर पर फ्रंट लाइन पर जाकर जो चीज़ नज़र आ रही है, जो पूरा पाकिस्तान, बल्कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं वो सब देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फ्रंट फुट पे आके इस वक्त अपना किरदार अदा कर रही है। और नो डाउट किसी भी मुल्क में, किसी भी जलते हुए मुल्क में, किसी भी हंगामी तौर पर या गैर हंगामी तौर पर बिगड़ते हुए मुल्क में, मुआशी तौर पर तबाह बर्बाद होने वाले मुल्क में, और मैं समझता हूँ सियासी इस्तेकाम जहाँ पर ना हो, ऐसे ममालिक में अगर सुप्रीम कोर्ट, हमारा निज़ाम इंसाफ काम करता रहे तो हो नहीं सकता कि वो मुल्क दोबारा से सर्वाइव ना करे। विंस्टन चर्चिल हुक्मरान बरतानिया के, आपने सुना होगा उनका एक मशहूर मक़ूला है कि जब इंग्लिस्तान जल रहा था तो किसी ने उनसे पूछा था कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, इंग्लिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। तो उस इंतहाई ज़ीरक लीडर ने, अवामी लीडर ने उस वक्त ये कहा था या पूछा था कि क्या हमारा निज़ाम इंसाफ काम कर रहा है, हमारी अदालतें इंसाफ पहुंचा रही हैं। तो उनसे कहा गया उस वक्त माफ़ कीजिएगा, उनसे कहा गया कि जी हाँ बिल्कुल, निज़ाम इंसाफ अपने तौर पर जितनी उनकी इस्तिताअत है वो काम कर रहे हैं और निज़ाम इंसाफ और इंसाफ भी पहुंचाया जा रहा है। तो चर्चिल का एक मशहूर मक़ूला है कि इंग्लिस्तान को आगे बढ़ने से, इंग्लिस्तान को बचने से लेके आगे बढ़ने तक, तरक्की के मनाजिल तय करने तक कोई नहीं रोक सकता। निज़ाम इंसाफ की इतनी अहमियत होती है और हमारा पूरा दीनी निज़ाम जो है, हमारा दीन जो है ये निज़ाम इंसाफ पर ही बेस करता है। जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ और जालिम के ख़िलाफ़ ही बेस करता है पूरा निज़ाम इंसाफ कि जिसने भी जुल्म किया उसको बराबर की सज़ा मिलनी चाहिए। और अब मैं क्या आपसे हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात करूं। हमारे आयात मुक़द्दसा अल्लाह पाक ने कुरान करीम में जो हमें फरमान जारी किए हैं, जो हमें हुक्म जारी किए हैं, उनकी मैं क्या बात करूं। मैं और आप रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ मिंबर व महराब से, मुख्तलिफ़ तकारीब में, मुख्तलिफ़ दर्स व तदरीस में ये सारी चीज़ें सुनते रहते हैं कि इंसाफ की, अदल की कितनी अहमियत है और इसके बगैर कोई भी मुआशरा पनप नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता। और सुप्रीम कोर्ट के ये मौजूदा फ़ैसले जो हैं, जो आना शुरू हुए हैं, उम्मीद तो यही है पूरा पाकिस्तान एक मतलब फिर उम्मीद की किरण जाग चुकी है। और वी होप्स हो कि आगे आने वाले दिनों में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, हमारा तब पूरा निज़ाम अदल जो है, ख़ास तौर पर अगर मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ, जो बड़े मिंबर हैं, हमारे अदलिया के सुतून हैं, तो यहाँ से अब इंसाफ की नवीद मिलना शुरू हुई है। और अच्छे फ़ैसले, चाहे वो किसी की भी फेवर में हो, किसी के भी हक में हो, लेकिन वो आना शुरू हुए हैं। और इस पर मेरा ख्याल है कि जजेस ने अब थोड़ी सी कमर बांधी है, अपनी कमर को मजबूत किया है। आगे आने वाले दिन यकीनी तौर पर साबित करेंगे कि 8 फरवरी का इलेक्शन होता है या नहीं, और होता है तो किस करवट बैठता है। इस पर भी आज के इस अहम तरीन मौजू पर बात करेंगे। लेकिन आज न जाने क्यों मेरा दिल चाह रहा है नाज़रीन कराम कि मैं एक अहम तरीन, यकीन करें कि वो वीडियो क्लिप देखकर सोशल मीडिया पे बड़ा बहुत वायरल हुआ है वो, और वो वीडियो क्लिप देखकर एक दिल पर जो है ना वो छुरियाँ सी चल गई हैं और शर निदामत से झुक गया। और न जाने किया कि मेरी तरह आप सबके दिल पर भी यकीनी तौर पर बहुत कुछ गुजरा होगा उस पर्टिकुलर वीडियो को देख के, जिसमें एक खातून कदमों में बैठकर के इलेक्ट्रिक या पुलिस के एहलकारों से माफ़ी की तलबगार है। जुर्म क्या था उस खातून का, मेरी उस बहन का? जुर्म सिर्फ और सिर्फ ये था कि उसने हर्जा सराई की थी। उसने जो है वो अपने गुस्से का, गम गुस्से का इजहार किया था कि इलेक्ट्रिक की नाजेबा और के इलेक्ट्रिक की इंतहाई बेहुदा तरीन किस्म की बिलिंग्स पर। मतलब मैं हैरान हूं कि अब आपको जो है ये जो है ये इतनी भी जरूरत नहीं है, यानी कि हम जो है अब इतनी भी कोशिश ना करें कि सरापा एहतजाज कर सकें। कम से कम
आपका एहतियाज का हक भी छीन लिया गया है। और आपको शायद इल्म नहीं है कि इस किस्म की वीडियोस जो हैं ये डराने धमकाने का हमेशा जालिम का तुर्रा इम्तियाज रहता है। वो इस किस्म की वीडियो को शायद हमसे ज्यादा ये लोग जो है वो वायरल करते हैं और दुनिया में फैलाते हैं, ताकि देखने वाले डर जाएं कि अगर आपने कोई हर्जा सराई की कि इलेक्ट्रिक जैसे मुकद्दस इदारे के खिलाफ अगर आपने कुछ कहने की कोशिश की, अपनी जबान खोलने की कोशिश की, तो आपके साथ भी यही होगा जो हमारी इस बहन के साथ हुआ है। कितना मुश्किल तरीन काम हो गया है कि आप एहतजाज भी नहीं कर सकते। वो जो चाहे आपको बिल भेजते रहें, वो जो चाहे आप पे टैक्सेस लागू करते रहें, वो आपको बिजली दें या ना दें, वो आपको बिल भेजें या ना भेजें, लेकिन आपने उनका पाबंद सलाह से रहना है। हाथ बांध दिए हमारे इन रियासती हुक्मरानों ने कि इलेक्ट्रिक को लगता है कि हम तमाम जो है वो कराची वालों का सौदा कर दिया है, बेच दिया है हम सबको उन्होंने चंद टकों की खातिर, हमारे पूरे शहर कराची को। और ये दंदनाते फिर रहे। आप उन पर उंगली नहीं उठा सकते, आप उन पर चू नहीं कर सकते, आप उन पर लब कुशाई नहीं कर सकते। बस होगा क्या? यही होगा जो हमारी इस बहन के साथ हुआ। और इस पर कितने लोगों ने, कितनी एनजीओज ने, कितने सियासी हुक्मरानों ने और कितने समाजी रहनुमाओं ने हमारी उस बहन की इस हालत इज़हार पर इसको थपकी दी होगी, इसकी दादरसी की होगी, इसको आगे बढ़ने का जज्बा दिया होगा। कौन खड़ा हुआ? न जाने क्यों सियासी जमातें बड़े बड़े बैनर्स पे के इलेक्ट्रिक के खिलाफ न जाने क्या क्या कुछ लिख देती हैं, लेकिन कोई हमारी इस बहन के हक में खड़ा होने के लिए तैयार नहीं हुआ। देखें, इंडिविजुअली मैं और आप ये काम नहीं कर सकते। ये या तो कोई इदारा कर सकता है या तो कोई सियासी मुक्तदिर सियासी जमात कर सकती है। ये उनका काम होता है कि हमारे ऐसे लोगों को जो जुल्म का शिकार हो रहे हैं इस किस्म के इदारों की, और जुल्म भी नहीं, जुल्म की इंतहा है कि एक खातून को, हमारा तो दीन भी इसकी इजाजत नहीं देता, एक खातून को इस हद तक प्रेशराइज किया जाए, उसके घर वालों को इतना प्रेशराइज किया जाए कि वो कदमों में गिरकर, जुल्म के इंतहा है। मैं देख के दिल जो है वो बह गया, खून के आंसू रो गया कि हमारी उस बहन को कदमों में झुककर अपनी गलतियों पर, जो कि गलती नहीं थी, मैं आज भी इस पर कायम हूं, गलती नहीं थी, ये गुस्सा था उस निज़ाम के खिलाफ, उस गैर कानूनी हरकत के खिलाफ के इलेक्ट्रिक की, जिस पर आज पूरा शहर कराची उबल रहा है, बिलबिला रहा है। लेकिन न जाने क्यों हमारी इस बहन को किस हद तक प्रेशराइज किया गया कि उसे कदमों में झुककर अपनी उस गलती की, नाकर्दा गलतियों की सज़ा के तौर पर अपने आप को पेश करना पड़ा। और इसको फिर जिस अंदाज से वायरल किया गया, और मैंने फिर कहा कि हमसे ज़्यादा, आम आदमी से ज़्यादा इसे इस इदारे ने वायरल किया होगा, ताकि सब होश के ना खोलने के कोई भी जो है वो अपनी ज़बान खोलने की कोशिश ना करे आइंदा के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़। तो ये एक ऐसा वाक़या था जिसको आज बयान करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन आज का एक अहम, सिर्फ हमारी इस बहन पर ही क्या, सिर्फ हमारी इस बहन पर ही क्या, यहाँ तो इस्लामाबाद में क़यामत टूट पड़ी उन लोगों पर जिनके अपने गुमशुदा हैं। बलूचिस्तान से आया हुआ काफ़िला ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्गों पर इस्लामाबाद में के दरवाज़े बंद करने की कोशिश की गई। और जब वो बज़िद रहे कि हमने नहीं जाना जब तक कि हमारे प्यारे हमारे हवाले नहीं किए जाते, तो क्या जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। और बड़ा अफसोस सा हुआ मुझे उस सारे मंज़र को देखकर। और फिर इसके बाद की हमारे रियासती इदारों के लोगों के बयान सुनकर शायद इससे ज़्यादा दिल टूट गया, और जो है पारा पारा हो गया कि हमने तो कुछ नहीं किया। कैमरे की आंख ने देखा है, दुनिया ने देखा है, सोशल मीडिया पर वायरल होती चली गई ये सारी चीज़ें। अब कोई चीज़ छुप नहीं सकती बड़े साहब, मैं बताना चाहूँगा, अब कोई चीज़ छुप नहीं सकती। सोशल मीडिया का दौर है, आज झूठ छुपेगा नहीं। आप बेशुमार झूठ बोलते रहें, लेकिन ये झूठ छुप नहीं सकता। झूठ के पांव अब रोक दिए गए हैं, झूठ कहीं अब भाग नहीं सकेगा। सोशल मीडिया का दौर है। और जो हम माजी में सुना करते थे कि झूठ छुपेगा नहीं, एक न एक दिन सामने जरूर आएगा, तो अब ये सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी है ना, ये सब चीजें साबित कर रही है। अल्लाह ताला की तरफ से ये सारी टेक्नोलॉजी है, ये अल्लाह ताला की वदीयत की गई है। इसका इस्तेमाल यकीनी तौर पर हम नहीं करना है, गलत या सही, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है ना, इंसानी दिमाग इंसानी दिमाग से ईजाद तक की ये सारी टेक्नोलॉजी जो है, ये अल्लाह की करामात हैं, अल्लाह ताला के एहसानात हैं। और ये आने हैं तो झूठ
साबित होगा, सच छुप नहीं पाएगा, ये सब अब साबित हो रहा है। किस बेदर्दी से हमारी इन बहनों को, बच्चों को और बुजुर्गों को, क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? बलूचिस्तान के लोग हमारे भाई नहीं है, हमारी बहन नहीं है, बहनें नहीं है? इनके प्यारों को पता ही नहीं कहां गए यार। अगर खुदा ना खास्ता वो तो यहां तक कहने के लिए तैयार है कि हमें इनकी लाशें भी हमारे हवाले कर दी जाएं तो हम कुछ दिन रो के अपने सुकून बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जब पता ही ना हो कि हैं कहां, कौन सा ऐसा कानून है दुनिया का जो इन्हें रोकता है कि इन्हें पता ही ना हो कि इनके प्यारे हैं कहां, किसकी तहवील में है, कौन सा इदारा है जो इनको लेके जाता है और फिर छोड़ के जाता है। तो इस पर एहतजाज करने वाले बलूचिस्तान का एक काफिला, और शायद मेरा ख्याल है कि ये अपनी नौयत का ऐसा मुनफरिद काफिला है कि जिसने पूरे पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें और मीडिया को अपनी जानिब मरकूज़ किया है। और इसका बहुत बड़ा सहरा एक निडर और बहादुर डॉक्टर माहरंग बलोच के सर ज़रूर जाता है। हमें ज़रूर दाद देनी पड़ेगी हमारी इस बहन की हिम्मत और जुर्रत की, जिसने एक बहुत बड़े कॉज को जो है ना अपना जो है वो अपना मोटिव, अपना बयानिया बनाया है, अपना नज़रिया बना लिया है। मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया पर जितनी भी बातें चल रही हैं, मैं तो बड़ा ही इम्प्रेस हुआ हूँ डॉक्टर माहरंग बलोच की हिकमत अमली से। यहाँ पर एक लीडर की हिकमत अमली भी नज़र आती है कि किस अंदाज से उन्हें आगे बढ़ना है। ये रेवर नहीं है, मैं कह रहा हूँ बड़ा मुनज़्ज़म तरीन धरना है जो इस्लामाबाद में कायम है। और जिस अंदाज से, जिस बेबाकी के अंदाज से जो है वो इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात, इनके साथ टॉक्स, जिसमें आईजी इस्लामाबाद से लेकर एडिशनल सेक्रेटरी और जो भी हुकूमती उमरा हैं जो इस कमेटी का हिस्सा हैं, जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं, उनके सामने अपना चार्टर ऑफ डिमांड रखने की कोशिश की है। और इस पर कहाँ तक अमल होता है, फिर वही लॉलीपॉप जो इससे पहले जिसका जिक्र बातों बातों में खुद माहरंग बलोच और इनकी टीम के लोग जो हैं वो करते रहे हैं कि हमें हर मरतबा लॉलीपॉप दिया गया कि ये होगा रिटर्न, इन रिटर्न इन्होंने कहा कि हुकूमती वज़रा ने इन रिटर्न लिख के दिया है कि अब ये नहीं होगा और ये होगा, लेकिन नहीं हुआ। तो क्या भरोसा है उसका? तो अब वो चाह रही हैं कि अब हमें रिटर्न नहीं चाहिए, हमें प्रैक्टिकली चाहिए हमारे प्यारे। ये मैं जो एक कल की इनकी गुफ्तगू सुन रहा था, उसमें इन्होंने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान कर दिया था कि अब हमें वो प्यारे चाहिए। प्यारे इनको मिलते हैं या नहीं मिलते, हमारी दुआ है कि हुकूमती वो तमाम इदारे, रियासत के वो तमाम इदारे आवाम से बढ़कर नहीं हैं। आप एक्स्ट्रा जुडिशल कुछ भी नहीं कर सकते। जुडिशली अगर उन पर कोई जुर्म है, आप ज़रूर इनको अदालत में पेश कीजिए और इनको अगर वो मुवरद इल्ज़ाम ठहराए जाते हैं अदालत की जानिब से तो इन्हें सज़ा भी मिलनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया में जज़ा और सज़ा का निज़ाम है, लेकिन ये कैसी सज़ा है कि आपने जुर्म किया भी हो कि आपको पता ही नहीं, आपके घर वालों को पता ही नहीं, आपके आसपास इर्द गिर्द के लोगों को पता ही नहीं कि तुर्बत से गायब होने वाले नौजवान आज कहाँ हैं। 1-2 साल की बात नहीं है जनाबे वाला, कोई 12-15 साल से गायब लोगों के जो है ना लोगों के वरसा वहां मौजूद हैं। आपको हैरान होंगे कि बच्चे जिन्होंने अपने बाप को देखा तक नहीं है वो भी वहां मौजूद हैं, 10 साल 12 साल के, जिन्होंने देखा ही नहीं है अब तक कि इनके वालिद इस दुनिया में अब एग्जिस्ट भी करते हैं नहीं करते। कितनी कर्बनाक गुफ्तगू है जो मैं आज आपसे करने जा रहा हूं। कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल लग रहा है ये आप सबको, लेकिन बहरहाल ये हो रहा है हमारे इस वतन अजीज में। मैं हाथ जोड़कर 10 बस्ता उन तमाम इदारों से जो अगर आज भी हम में थोड़ी सी इंसानियत के जो जर्म्स जो है ना वो अगर मौजूद हैं तो हमें इनके प्यारों को उनके हवाले करना चाहिए। उन पर बिल्कुल मुल्क के कानून के मुताबिक उन पे जो है वो केसेस चलने चाहिए। अगर वो मुर्द इल्ज़ाम ठहराए जाएं, मुजरिम ठहराए जाएं तो उन्हें सज़ा भी मिलनी चाहिए, लेकिन कम अज़ कम इनके प्यारों को पता होना चाहिए कि इनके प्यारे हैं कहाँ। तो नाज़रीन कराम, आज मैं इस सेशन के बाद मेरा पूरा ख्याल था कि मैं कुछ और आगे बढ़ूँगा, लेकिन मेरी उस बहन जो कि इलेक्ट्रिक खिलाफ लड़ती रही और फिर उसमें सरनिगू होना पड़ा, इसीलिए मैंने अगली वीडियो का आगाज़ भी मेरी एक और बहन बलूचिस्तान की डॉक्टर माहरंग बलोच से मैंने इख्तिताम करना चाहूँगा आज के इस पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से का
कि मुझे नहीं पता कि आगे आने वाले दिनों में इसे भी सरेंडरिंग को होना पड़ेगा या नहीं, लेकिन शायद इस मरतबा बहुत कमिटमेंट के साथ ये टीम आई है और हुकूमती इदारों से कि खुदा रहा इन्हें बैठने दें, अगर इन्हें बैठना ही है तो बैठने दें, ये आपको तंग नहीं कर रहे हैं, इस पर बिला वजह के जुल्म के पहाड़ मत तोड़िए। नाज़रीन कराम, वक्फे पे चलते हैं और वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, तो दोबारा किसी और मौजू पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। मैंने आगाज़ में सुप्रीम कोर्ट से आगाज़ किया था और इसके बाद फिर मैं के इलेक्ट्रिक वाली बहन और मेरी डॉक्टर मारंग बलोच सपूत मैं कहूँगा कि बलूचिस्तान और हमारी, मैं कह रहा हूँ बलूचिस्तान, वादी मेहरान और बलूचिस्तान की संगलाख पहाड़ों से पहाड़ जैसी मजबूत बहन ने जो स्टैंड लिया है उस पर बात हुई। और अब यकीनी तौर पर मैंने आगाज़ में सुप्रीम कोर्ट का जिक्र इसलिए किया था कि मेरे प्रोग्राम के इस हिस्से में बात सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर ही करनी है। अदालत और अदलिया का एक बहुत बड़ा किरदार होता है किसी भी कौम की नमो में, यानी कि कौम की सलाहियतें, कौम के नौजवानों की सलाहियतें, कौम के आगे बढ़ने का जज्बा जो है शायद हम नहीं समझते, लेकिन ये 100%, जैसे कि मैंने आगाज़ में एक जो छोटा सा वाक़या आपके सामने बयान किया था, इंग्लिस्तान जब चल रहा था, तो उसका भी मकसद मेरा यही था कि मैं आपको बता सकूं कि कौमों की नमो में, कौमों की तरक्की में अदलिया और निज़ाम इंसाफ का किरदार कितना होता है। अगर आपका निज़ाम इंसाफ बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपना फ़र्ज़ अंजाम देता रहे और जो इर्द गिर्द के मुआशरे में फैली हुई बुराइयां हैं उस पर सही जज़ा और सज़ा का सिस्टम कायम होता रहे, तो क्या मजाल है कि कोई इससे रूगर्दानी कर सके। ये अशराफिया का कानून से बालातर हो जाना जो है ये इंतहाई तकलीफ देह होता है। किसी भी मामले में अगर देखा जाए तो, किसी भी मामले में देखा जाए तो इंतहाई तकलीफ देह होता है। हमें पता नहीं चलता, मैं और आप हर छोटे से छोटे काम के लिए भी किसी न किसी सिफारिश की तलाश में रहते हैं। एडमिशन से लेके नौकरियों तक हम सारा सिस्टम हमारा जो है वो जकड़ा हुआ है उन सिफारिशों के जरिए। और नो डाउट बदकिस्मती है हमारी कि इलीट कल्चर जो है वो इतना परवान चढ़ गया है कि सम टाइम हमें अब ये बुरा भी नहीं लगता। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि सम टाइम हम इसको बहुत छोटी सी बुराई समझते हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों में लाहौर एयरपोर्ट पर होने वाले वाक़े का जिक्र करना मैं भूल गया। लाहौर एयरपोर्ट पर आपने देखी होगी वो सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो जो है जिसमें इकरारुल हसन मुमताज़ एंकर हैं और नो डाउट हम सबके पसंदीदा, उनके साथ एक वाक़या पेश आया। हालांकि उनके साथ वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन उन्होंने इंसानी हमदर्दी और अपनी आवाज़ को बुलंद करें, अपनी आवाज़ को लाउड करें। हर जुल्म पर आपने कम से कम जो आपके भी साथ के मुताबिक आवाज़ है उससे तो पुकारें। कोई 2-3 फ्लाइट्स एक साथ लाहौर एयरपोर्ट पर आ गई और बे इंतहा रश लग गया। ये आप अगर उस वीडियो में देखेंगे, यूट्यूब पर लगी हुई है उनके पोस्ट पर इकरारुल हसन की, तो एक साथ फ्लाइट्स आ गई और उस फ्लाइट्स में झुमघट्टा लग गया और जो एयरपोर्ट के मनाजिर दिखाए गए हैं उस वक्त के, वो कोई रेलवे स्टेशन से भी ज़्यादा गंभीर सूरत हाल वहाँ मौसूल होती हुई नज़र आ रही थी। और नो डाउट होना भी था जब 2-3 फ्लाइटें सबसे पहली नाअहली उस वीडियो में भी बयान किया गया कि पहली नाअहली तो ये थी कि एक साथ इतनी सारी फ्लाइट्स को लाने का मकसद क्या था। अगर एक साथ आ गई थी तो इसकी आपकी तैयारी क्या थी? नहीं थी तैयारी, लाइनें लग गई। यानी कि मैं हैरान हुआ, लग ऐसे रहा था कि कोई सिनेमा का टिकट बट रहा है और लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो कोई जो है वो नई मूवी और इंटरनेशनल मूवी जो है वो पाकिस्तान में जो है वो लॉन्च होने जा रही है, उसके टिकट है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये बेचारे वो पैसेंजर्स थे जो हज़ारों नहीं लाखों रुपए खर्च करके जहाज़ का टिकट लेकर लाहौर एयरपोर्ट में उतरे थे। अब यहाँ दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। यानी कि जिल्लत का सा एक समा था। आप देखिएगा, आपको नजर आ जाएगा लाहौर एयरपोर्ट के उस वक्त के मनाजिर।
इस मौके पर जो जो बताने की बात है वो ये नहीं है कि क्या सारी फ्लाइट्स को आना चाहिए था, क्या हमारे एयरपोर्ट इंतजामिया की तैयारी थी। उसमें जो इकरारुल हसन साहब ने एक अहम तरीन नुक्ते को पॉइंट आउट किया है और नो डाउट उस पर अपने भरपूर एंगर, अपने गुस्से का इजहार भी किया है, वो था वीआईपी कल्चर। एयरपोर्ट एहलकार, कुछ एहलकारों की ड्यूटी ही यही थी कि वो अवाम में से अपने मुंतखब करदा या पहले से ही लाइन पे आए हुए लोगों को निकाल कर वीआईपी काउंटर पर ले जाए जा रहे थे। वीआईपी काउंटर क्या था? बेसिकली तो वो एक डिसेबल्ड एक आध व्हीलचेयर वहां रख दी गई थी कि यहाँ माजूर लोगों का जो है वो जल्दी से तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन मैंने कई बुजुर्गों को देखा जो जिनकी जरूरत थी कि इनको भी किसी न किसी अंदाज में उस वीआईपी लाइन में होना चाहिए था, लेकिन उस पर सिर्फ और सिर्फ हट्टे कट्टे जिनके ताल्लुकात थे वो, और वहां एक फैमिली को तो ऐसा भी देखा गया जो बज़ाहिर अपने चेहरे मोहरे से और अपने लिबास से ये लग रहे थे कि ये किसी यूरोपियन कंट्री या अमेरिका से आए हैं, साफ लग रहा था। आप भी देखेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो क्या उन्हें, और फिर वहां से इन्हें एक बाकायदा रैंप को हटाकर जो आम अवामी जो बैरियर लगा था उस बैरियर को हटाकर इनको वीआईपी की तरफ ले जाया गया, तमाम रुकावटें तोड़कर। पहला सवाल तो मेरा ये है, और ये सवाल उस वीडियो में भी पूछा गया कि क्या जिस मुल्क से ये साहब तशरीफ लाएं अपनी फैमिली के हमरा, इनका कसूर नहीं है, लेकिन क्या वहां पर इजाजत थी? मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या उस मुल्क में, अमेरिका या यूरोप में अगर वो आए, क्या उनको इजाजत थी कि वो फोन करके अपने लिए इस अवामी लाइन से निकल के किसी वीआईपी लाइन में चले जाएं? मामलात अपनी जगह है, मैं फिर कह रहा हूं कि मामलात अपनी जगह है। एक कैटेगरी जरूर होती हैं, कुछ डिप्लोमेट कैटेगरीज होती हैं, कुछ स्पेशल कार्ड्स भी दुनिया भर में कहीं होते होंगे, जैसे दुबई में भी होते हैं, गोल्ड कार्ड, सिल्वर कार्ड, उससे आपको अलग अलग शाराएं जरूर मिलती हैं। लेकिन क्या अवामी लाइन में से निकल के आप इस तरह से अपने सिर्फ फोन पर या अपने चाचे मामे की किसी रेफरेंस की वजह से जा सकते हैं? नहीं, ये साहब वहां नहीं जा सके होंगे। लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है वो बाकायदा जो है वो फोन पे आवाज देते हुए पाए गए, और फिर उन्हें उस लाइन से निकालकर वो लेके चले गए वीआईपी कैबिन में, कि वीआईपी केबिन से उनके स्टैंप लगे होंगे और वो निकल गए होंगे। ऐसे ही एक दो और फैमिलीज को भी दिखाया गया वहां पर। मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि अगर और वहां पर इसी वीडियो में दिखाया गया कि अगर वहां, मिसाल दे रहा हूं क्योंकि पूरी काउंटिंग तो मैं नहीं बता सकता, ना ही उस वीडियो में बताई गई है, अगर 10 काउंटर थे, 5 काउंटर बंद हैं, इतना रश लगा है, क्या करते हैं हमारे इंतजामिया? और ये ऐसा हम आम सड़कों पर भी देख रहे होते हैं कि 3 या 4 लोग, अगर ट्रैफिक पुलिस एहलकार की अगर मैं बात करूं, मतलब आम पुलिस जो हिफाजती पुलिस है हमारी, उसकी तो क्या ही बात है, उनके पास तो हमेशा से वसाइल की आदम दस्तियाबी का रोना जारी है, लेकिन जो अवेलेबल है वो भी यकीनी तौर पर नाकारा है, ख्वाह वो मोबाइल हो या हमारा पुलिस एहलकार हो। तो मैं ट्रैफिक पुलिस की बात कर रहा हूं कि ट्रैफिक जैम हो रहा होगा, यू टर्न पे कहीं ना कहीं रश लग गया होगा, कोई रॉन्ग साइड आ गया होगा, XYZ, लेकिन ये 4-6 लोग जो है वो मोड़ पर खड़े हुए, किसी मोड़ पर खड़े हुए सिर्फ और सिर्फ चालान की सूरत में अपना काम कर रहे होंगे। क्या ट्रैफिक को कंट्रोल करना इनका काम नहीं है? ऐसा बेशुमार मर्तबा मैं उनको याद दहानी करा चुका हूँ। शायद थोड़ा सा गुस्सा भी करते हैं मैं और आप, लेकिन शायद इसका हल कुछ नहीं निकलता, क्योंकि एक सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम से हम निकल नहीं पा रहे हैं, और इस सिस्टम से निकलना इतना आसान भी नहीं है। सिस्टम के खिलाफ खड़े होना भी इतना आसान नहीं है। जो लोग खड़े हैं शायद वो उनको अंदाजा यकीनी तौर पर हुआ होगा, लेकिन कम से कम अपनी छोटी सी हल्की सी आवाज जरूर बुलंद करनी चाहिए। तो उस एयरपोर्ट की तरफ आता हूं कि 10 में से 5 काउंटर्स को बंद रखा गया, रश बिला वजह का रश बढ़ाया गया। और फिर जब इकरारुल हसन साहब ने यकीन अपना गुस्से का इजहार किया, सबसे पहले तो उन लोगों पर जो कि वीआईपी कल्चर से फायदा उठा रहे थे, और दूसरा ये काउंटर्स क्यों बंद हैं, तो आप हैरान होंगे कि थोड़ी ही देर में एयरपोर्ट इंतजामिया के बड़े आए, उन्होंने जो है उस काउंटर्स को दोबारा से खोला, और कुछ ही देर में ये जो रश जो चंद काउंटर्स पर मुहित था वो जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो वो रश लग ही नहीं रहा था, वो रश लग ही नहीं रहा था। तो क्या ये इतनी सी साइंस जो है वो लाहौर एयरपोर्ट के एहलकारों को समझ नहीं आ रही थी? वहां की मैनेजमेंट, यहाँ की टॉप मैनेजमेंट को समझ नहीं आ रही थी? आ रही थी। इतने बेवकूफ नहीं है जो इस लेवल पर पहुंचे हैं। देखिए यहां हमारे यहां जो ना आंख बंद करके किसी भी इशारा पर और किसी भी ट्रैक पर चलना जो है ना, ये आम और मामूल सी बात बन गई है। और दूसरा, कुछ जगहों पर रश लगाना मकसूद होता है,
कुछ जगहों पर रश लगाना मकसूद होता है। ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि लोग चाहते हैं कि ऐसा रश लगा रहे, वसाइल और मसाइल बढ़ते रहें। वसाइल ये रश लगाकर वो न जाने अपने से ऊपर लोगों के लिए न जाने क्या मराद लेना चाहते होंगे। ये रश लगेगा तो कुछ दिखेगा, और फिर वसाइल की दस्तियाबी जिसका रोना हमेशा से हम रोते रहे, जो अवेलेबल वसाइल है उस पर तो हम फायदा उठाते नहीं और रोना रोते रहते हैं जो हमें अब तक मिला नहीं है। तो हो सकता है कि वो रश लगाने का उस वक्त एयरपोर्ट पर जो मकसद हो, जो शायद इकरारुल हसन साहब उस एक पर्टिकुलर एंगल से देख रहे, तो इस बात को वो ओझल कर गए कि इस रश का मकसद एक और जो हो सकता है वो ये भी हो सकता है कि वो अपनी इंतजामिया को, अपनी अपर बॉडी को ये दिखाना चाह रहे हो कि देखें हमारे पास वसाइल नहीं है, कुछ और वसाइल मुहैया कर दीजिए। 5 काउंटर बंद रख के, 5 काउंटर को खोल के, उसमें से कुछ वीआईपीज के लिए यानी कि बंद काउंटर 1-2 लोगों को और सिफारिश ज़्यादा लोगों को वीआईपी कल्चर का वहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है और बाकी तमाम लोगों को लाइन पर लगाया जाए। तो इकरार हसन का शुक्रिया उस वक्त लोगों ने किया, और आपने एयरपोर्ट पर अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो लोगों ने तालियां बजाकर और अपनी नारेबाजी के जरिए जो है अपनी खुशी का इजहार किया कि, और ये सब हम सबको करना होगा। ये सिर्फ इकरारुल हसन का या इन जैसे किसी और सोशल और समाजी कारकुनान का काम नहीं है। मुझे, आपको, हम सबको, जितने भी लोग इस पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं, अपनी नौइयत का, ख्वाह वो सड़क पर खड़ी हुई, रॉन्ग साइड पर खड़ी हुई कार हो, कोई पुलिस एहलकार हो, कम से कम एक अच्छे मुस्कुराते हुए अंदाज में, आपने लड़ने की जरूरत नहीं है, अपनी एक बात नोट कराते जाएं। देखें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग में जब झोंका जा रहा था, उन्हें जब आग पे जाने से मजबूर किया जा रहा था, तो एक चिड़िया जो है, जो ये वाक़या मैं बार बार सुनाता हूँ, इससे पहले भी हम सुन चुके हैं, कई जगह पर सुनते हैं। हमारा ये सिर्फ वाक़या नहीं है, हम सबके लिए एक मोटिवेशन होने चाहिए कि चिड़िया जो है एक कतरा पानी का लेके उस बड़ी, मतलब क्या आग होगी वो, कि वो उस आग में अपनी चोंच से जो है वो एक कतरा डालकर फिर जाती थी अगला कतरा लेने के लिए। तो किसी ने उससे पूछा, ये वाक़या है, किसी ने उससे पूछा कि तुम्हारी चिड़िया, तुम्हारी इस छोटे से एक कतरे से इस आग पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है? तो बताया उसने क्या जवाब दिया, यही हमारे दीन की असास है। उस चिड़िया ने कहा कि बरोज़े हश्र मैं इस बात पर कादिर होंगी, मैं इस बात पर खुशी महसूस करूंगी जब अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा कि इब्राहिम को जब आग में फेंका जा रहा था तो तुमने क्या किया, तुमने देखा लेकिन तुमने क्या किया। तो मैं कहूंगी कि मैंने अपनी बिसात के मुताबिक मेरी इस छोटी सी चोंच में जितना पानी आ सकता था मैंने लिया और उस आग पे डाला। तो अल्लाह पाक मुझे कहेंगे शाबाश, तुमने अपने हिस्से का काम कर दिया है। तो ये अगर शाबाशी हमें दीन से, खुदा की शाबाशी, तो जब ये शाबाशी आपको चाहिए तो आपको अपनी ज़बान तो खोलनी पड़ेगी, अपने आप को कम से कम इतना काबिल तो करना होगा। नो डाउट जंगल का कानून है, आप किसी से उलझने की कोशिश ना करें, लेकिन कम से कम एक अच्छा सा पब्लिक सर्विस मैसेज जिसको कहते हैं, और मैंने कई मरतबा दिया और इसका फ़ायदा हुआ है। मैं तो जहाँ चलते अगर मैं कोई गाड़ी गलत पार्क होते हुए देखता हूँ तो उनसे कहता हूँ कि सर थोड़ा सा अगर आगे कर लेंगे, ये देखिए जगह पड़ी है, थोड़ा सा और आगे कर लेंगे तो बाकी ट्रैफिक के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। और मैंने ये कई बार देखा है कि लोग उसका फ़ायदा भी उठाते हैं, बजाय बुरा भला कहने के वो मदद भी करते हैं, अपनी गाड़ी को चंद कदम आगे ले जाते हैं, रास्ता भी खुल जाता है और मामला भी तय हो जाते हैं। तो आप बोलते तो रहें, सम टाइम बोलने से भी, आपकी ज़बान से भी निकला हुआ, और नो डाउट मैं कोई सदका जारिया या सवाब जारिया के लिए काम नहीं करता, लेकिन तय तो है अल्लाह ताला के यहाँ। तो आपकी एक एक नेकी, छोटी से छोटी ज़र्रे बराबर भी नेकी और बुराई जो है वो लिखी जाती है, उसका हिसाब होगा। तो क्यों ना ये आपने इस हिसाब को कम से कम थोड़ा सा मेंटेन करते जाएं, आगे बढ़ाते चले जाएं। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमने आगाज़ तो सुप्रीम कोर्ट से किया था, लेकिन यकीनी तौर पर कानून और कानून पर अमलदारी हम सब का फ़र्ज़ है। अपनी हैसियत में मैं इकरारुल हसन को हमेशा सेकंड करता हूँ और फिर करूँगा कि उन्हें, हालांकि उन्हें ये प्रिविलेज हासिल थी कि वो भी किसी वीआईपी को फ़ोन करके या फ़ोन ना करके भी, वो एक सेलिब्रिटी हैं, वो इस मौके से फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन वो अपनी उसी लाइन में लगे रहे और अपने आप को न सिर्फ उस लाइन में लगे ही उन्होंने जो है उस पूरे सिस्टम को बेनकाब कर दिया जो वहाँ पे चल रहा था। तो हमें भी अपना काम करना चाहिए और अपनी हद तक, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, हर अच्छी बात को फैलाएं और हर बुरी बात पर
अपनी आवाज़ बुलंद करें। नाज़रीन कराम, वक्फे की तरफ चलते हैं और वक्फे के बाद हाजिर होते हैं दोबारा और थोड़ी सी बात क्रिकेट पर करते हैं, जो कि अंडर 19 वर्ल्ड कप हालिया जनवरी में ही होने वाला है और पाकिस्तान जो है इसमें दाखिल होगा और शहर कराची के कोई कमोबेश 5 खिलाड़ी मेरी मालूमात के मुताबिक इसका हिस्सा है। तो बात करेंगे अंडर 19 ICC मेंस वर्ल्ड कप पर। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में मैंने कहा था कि इस आखिरी चंद मिनटों में मैं कोशिश करूं कि पाकिस्तान अंडर 19 की टीम जो है वो जनवरी में साउथ अफ्रीका दौरा करने वाली है और साउथ अफ्रीका के इस दौरे में होने जा रहा है वर्ल्ड कप अंडर 19 और मेंस वर्ल्ड कप। और नो डाउट इसकी एक बहुत बड़ी मुमासलत जो है, बहुत बड़ा कनेक्शन जो है दुनिया की फ्यूचर की टीमों से होता है। आज दुनिया भर की बहुत सारी टीमों में खेलने वाले बेशुमार खिलाड़ी जो खेल रहे हैं या इससे पहले खेल के जा चुके हैं अपनी नेशनल टीमों में, उनमें से एक बड़ी तादाद जो है वो अंडर 19 से उठ के जो है इन बड़ी टीमों का हिस्सा बनती है और बहुत बड़ा कुलीदी किरदार होता है इस अंडर 19 के रिजल्ट्स का, अंडर 19 की परफॉर्मेंसेस का आगे आने वाले दिनों में उस मुल्क की नेशनल टीम पर। पाकिस्तान की अंडर 19 टीम का दौरा शुरू होने वाला है और कमोबेश कोई जनवरी की 26 या 20 या 26 तारीख से वर्ल्ड कप का आगाज़ होगा साउथ अफ्रीका में। लाहौर में कैंप लगने वाला है अंडर 19 का और कप्तान इस बार अंडर 19 टीम के मोहतरम मिर्ज़ा साद बेग जो है वो अंडर 19 की कप्तानी करेंगे और उनका ताल्लुक कराची से है। कराची से और भी कुछ खिलाड़ी जो है इस अंडर 19 पाकिस्तान के अंडर 19 टीम का हिस्सा हैं। हारून अरशद को तो खैर मैं जानता हूँ, नौजवान खिलाड़ी, बैट्समैन, बहुत उम्दा आला पाए के बैट्समैन हैं, वो भी सिलेक्ट हुए हैं और कुछ और कराची के खिलाड़ी भी हैं। ओवरऑल पाकिस्तान की अंडर 19 टीम का सिलेक्शन हो चुका है और अब वो प्रैक्टिस मोड से थोड़ा सा आगे निकलकर कैंप की तरफ जाएगी लाहौर से और अब फिर वो साउथ अफ्रीका रवाना हो जाएगी। नाज़रीन इकराम, हमारे यहाँ जो क्रिकेट का कल्चर है और क्रिकेट का जो फीवर है मैं और आप सब जानते हैं और कमोबेश मेरा तो रोज़ाना की बुनियाद पर किसी न किसी हवाले से लोकल क्रिकेट हो, कॉर्पोरेट क्रिकेट हो या कम्युनिटी क्रिकेट हो, उससे किसी न किसी अंदाज में रब्ता रहता है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये टैलेंट और ये बुखार जो है वो अब बढ़ता चला जा रहा है, मतलब ये अब कम नहीं हो रहा। मैं कम्युनिटी और कॉर्पोरेट क्रिकेट इतनी बढ़ गई है कि जिसका अंदाज़ा मुझे नहीं था आज से को 5-7 साल पहले। मैं रोना रोया करता था कि क्रिकेट नहीं हो रही, लेकिन अब मैं जो देख रहा हूँ कि कोई ग्राउंड्स की तादाद कम है। और क्यों ना हो, ग्राउंड्स की तादाद हमारे यहाँ तो ग्राउंड्स तो सारे बस जो बच गए हैं सो बच गए, वरना हमारे यहाँ तो अब ग्राउंड का प्रोविजन तो ख़त्म ही हो गया है। हमारे यहाँ तो अब अपार्टमेंट हों, हमारे यहाँ तो प्लाजे हों, हमारे यहाँ वो कोई शॉपिंग सेंटर्स हों, हमारे यहाँ जो है वो इसी किस्म की चीज़ें चल रही हैं सारी। ग्राउंड्स खेलने के लिए ग्राउंड्स या पार्क अब रह कितने गए शहर कराची के अंदर, जहाँ करोड़ों की आबादी हो। 3 करोड़ की आबादी में अगर आप ग्राउंड्स को देखने जाएं तो ये अशर अशीर भी नहीं है उन तमाम तरक्याता ममालिक के मुकाबले में। हमारा लैंड माफिया जो है वो हमारे सारे ग्राउंड्स को काट के उन्होंने सोसाइटियां बना दी है। वहां पे कहीं रखा भी गया होगा तो वो बस इसीलिए रखा गया कि जब जिस दिन मौका मिलेगा उसको जो है वो कटिंग्स मार के, चाइना कटिंग करके इसको हम प्लाजे खड़े कर देंगे यहाँ पे। तो बदकिस्मती से हमारे पास ग्राउंड है नहीं, जितने ग्राउंड्स हैं वो रोजाना की बुनियाद पर बुक्ड होते हैं। इट मीन्स के कराची में क्रिकेट नामसाइद हालात में भी जारी हो रही है। तो कराची से 5 नौजवानों का अंडर 19 क्रिकेटर्स का मेन स्ट्रीम क्रिकेट यानी कि इंटरनेशनल वर्ल्ड कप अंडर 19 वर्ल्ड कप में दाखिल हो जाना कराची की एक जीत के साथ साथ, मैं जहां जीत मतलब कराची और किसी और सूबे का मुवाजना नहीं करना चाह रहा, लेकिन कराची जैसे नामसाइद हालात में जहां कराची को मैं और आप हमेशा से ये रोना रोते हैं कि हम शहर कराची मुल्क की बड़ी मईशत का पहिया हैं और इस मईशत के पहिए में कराची एक बहुत बड़ा किरदार है और हमें वो हिस्सा जिसका हम हमेशा से गिला करते हैं कि हमें वो हिस्सा नहीं मिलता। तो आज यकीनी तौर पर मैंने देखा कि अगर हिस्सा तो ठीक ठाक मिला है,
अगर अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करूं तो कराची का हिस्सा कम नहीं है। 5 खिलाड़ी अगर कराची के 5-7 खिलाड़ी अगर कराची के इस अंडर 19 टीम का हिस्सा हैं तो एक बड़ा चंक है। और नो डाउट परफॉर्मेंस बेस्ड होगा ये सारा सिलेक्शन जो है, और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही दूसरे सूबों दूसरे शहरों के खिलाड़ी मुंतखब हुए होंगे। अब इस टीम के साथ क्योंकि मेरा ख्याल है कि पिछला वर्ल्ड कप भारत चैंपियन है इस वक्त अंडर 19 का। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मेरे पास अभी श्योर नहीं है, लेकिन भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की टीम हमेशा से टक्कर की टीम रही है, भारत के लिए भी और दुनिया भर की टीमों के लिए। अंडर 19 की बात कर रहा हूं। लेकिन जब ये मेन स्ट्रीम या उस क्रिकेट में आते हैं जहां हम नेशनल क्रिकेट की बात करते हैं, पाकिस्तान की टीम सब्ज हिलाली कैप वाली टीम, वहां पर आकर पाकिस्तान जो है वो दुनिया के दूसरे ममालिक से थोड़ी सी पीछे रह जाती है। यानी कि अंडर 19 में जो रैंकिंग होगी, अगर मिसाल के तौर पे टॉप 3 में आती है, तो न जाने क्यों पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट में अंडर 19 के बरअक्स जो वो टॉप 5 में हो जाती है, टॉप 6 में हो जाती है, सम टाइम तो बड़ी टॉप 10 के अंदर भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे ये बच्चे अब तक जो आए हैं ना, अब तक जो ये सिलेक्ट होके आए हैं ना, ये अपनी बुनियाद पर आए हैं, अपनी मेहनतों से आए हैं और अपने पैशन से आए हैं। उस वक्त इन्हें कोई लालच नहीं है, उन्हें सिर्फ लालच है तो ये है कि इन्होंने नेशनल क्रिकेट खेलनी है और अंडर 19 खेलनी है और फिर इसके बाद नेशनल क्रिकेट खेलनी है। लेकिन जब वो नेशनल टीम का हिस्सा बन जाते हैं तो हमारे यहाँ वही सियासी निज़ाम, हमारे यहाँ सियासत जो है वो अब ऐवानों से निकलकर मैदानों तक आ गई है, तो वो सियासत का हिस्सा बनते हैं। नो डाउट कुछ पैसे की चकाचौंध चमक जो है ये भी इन्हें खीरा करती है। कुछ थोड़े से, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से हमारे बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं, फिर उनके कुछ कॉलर्स ऊपर हो जाते हैं, वो कुछ ही किसी को सुनने के लायक नहीं होते, इदारों की भी नहीं सुनते, और फिर इदारे इतने अपाहिज हैं। मैं ज़ाती हैसियत में मैं कह रहा हूँ, और नो डाउट आप इसको सेकंड करेंगे कि हमारे इदारे, अगर पीसीबी जैसे इदारे जो हैं वो इतने अपाहिज हैं, क्योंकि कुछ खुद वहाँ पर भर्तियाँ जो हैं वो इतने सिफारिश की बुनियाद पर होती हैं कि वो इन उठे हुए कॉलर्स के लड़कों को संभाल नहीं पाते। कितने बेशुमार वाक़यात में, और आप माजी में देखिए हमारा टैलेंट जो है जिससे दुनिया जो है वो जो मानती थी, यानी कि ये वो वन एंड ओनली बॉलर्स थे दुनिया के अंदर। मतलब मैं हैरान हूं, और उन्हें हमने कैसे ज़ाया कर दिया। मोहम्मद आसिफ दुनिया का आज भी सबसे अव्वल के बैट्समैन या बॉलर से अगर आप मोहम्मद आसिफ की जो है वो बॉलिंग के बारे में पूछें तो आप हैरान होंगे। उनके बारे में जो कमेंट्स हैं, जादूगर कहा जाता था उनको। जिस अंदाज से वो स्विंग कराया करते थे अपनी बॉल को, वो एक आम सा जो है वो गांव से उठा हुआ एक नौजवान, क्या हुआ जब वो आ गया मेन स्ट्रीम में, लेकिन मेन स्ट्रीम वाले हम उसे संभाल नहीं पाए, पीसीबी उसे नहीं संभाल पाया। यानी कि समझ में अब ये आता है कि हमारे बच्चे नीचे अच्छे होते हैं, लेकिन जब पीसीबी के हाथों में आते हैं तो संभल नहीं पाते उनसे। ये होता है हमारा मसला। तो पीसीबी को अपना किबला दुरुस्त करना होगा। पीसीबी इन बच्चों को संभाले तो पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत आगे जा सकती है। मोहम्मद आसिफ को अगर छोड़ें, और हमारे और ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं जो मुख्तलिफ जो है मामलात का शिकार हुए, क्या हुआ हमारे उन लोगों, उन बच्चों के साथ? उन्हें जेलें तक भी हमें काटनी पड़ी। मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, जेलें तक काटनी पड़ी हैं दुनिया के अंदर उन्हें। और एक तो पाकिस्तान का पीसीबी जो है ना, वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के मुकाबले में जो है ना, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी है, हमेशा से कमज़ोर दिखाया गया। क्यों कमज़ोर ना हो? क्योंकि आईसीसी के साथ हमारे सर उठाकर बात करने की हमारी हुज्जत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पीसीबी के करता धरता लोगों में इतनी जो है वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि उनसे सर उठाकर और आंख से आंखें मिलाकर बात कर सके जिस तरह से इंडियन बोर्ड करता है। इंडियन बोर्ड नो डाउट कि बहुत बड़ा रेवेन्यू का चंक है आईसीसी के लिए, जो इतनी बड़ी बड़ी इनकी लीग्स होती हैं, लेकिन अब तो पीएसएल भी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। बदकिस्मत ये है कि शायद इनको हम उस लेवल पर अब तक भी ले जाने में कामयाब नहीं हुए जिसमें कि जो आईपीएल चला गया है। लेकिन ये पाकिस्तान सुपर लीग जो है ये भी किसी से कम नहीं है। अभी भी हम कोशिश करें तो इसे और आगे ले जा सकते हैं। आईसीसी को हमारा मोहताज होना चाहिए। आईसीसी जो है वो इतना कदावर नहीं कि हमसे जो है वो हमारे टैलेंट को ख़राब करने के लिए हमें आगे बढ़ना हो, लेकिन इसके लिए पीसीबी को कुछ करना होगा। पीसीबी को अपनी राहें दुरुस्त करनी होंगी, अपने मामलात को दुरुस्त करने होंगे, और
जो बच्चे अंडर 19 से या लोकल क्रिकेट से निकलकर आगे पीसीबी की गोद में या पीसीबी के शेल्टर में आते हैं, उन्हें संभालना पीसीबी के काम है। इसके बाद अगर कोई ऊंच नीच होती है तो इसका जिम्मेदार वो बच्चे नहीं होंगे, ना ही उनके पालने वाले होंगे, पीसीबी इसका जिम्मेदार होगा। और इससे पहले जो भी नुकसान क्रिकेट को हुआ है उसका जिम्मेदार पीसीबी है, क्योंकि पीसीबी अब भी मौका है कि हम पीसीबी में कुछ ऐसे समझबूझ वाले लोगों को लाने की कोशिश करें कि सियासी भर्तियां नहीं होनी चाहिए। हमारे पास एक मेरिट पर भर्तियां होंगी, मेरिट पर लोग आएंगे तो शायद इन चीज़ों को वो संभल भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। नाज़रीन कराम, इसके साथ ही आज के इस प्रोग्राम को यहीं पर इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। अपने मेज़बान अल्ताफ़ बयानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के अमान।